Good morning students. Now in today's lecture we are going to discuss thermodynamics topic. देखिए thermodynamics का मीनिंग क्या होता है? It is the branch of physics which deals with the study of interconversion of heat energy into other form of energy. या फिर thermodynamics is the process involving, that means there is study of heat, energy, work done and internal energy. Or thermodynamics is also known as the process conversion of heat into mechanical work and vice versa. देखिए थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या होता है कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम. ओके, देखिए सिस्टम के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, composition of system, that means the molecules or particles or materials from which the system is made. तो वहाँ पर क्या होता है कि during thermodynamic changes that pressure, volume, temperature of the system changes, or sometimes matter also exchange from system to surrounding, surrounding to system. Okay, if pressure, volume, temperature of system changes or undergoes some change, that is known as thermodynamical changes. Okay, तो thermodynamics से related यहाँ पर 3 laws है. 0th law of thermodynamics, 1st law of thermodynamics and 2nd law of thermodynamics. Then हम कुछ thermodynamical process से discuss करने वाले स्टूडेंट. Okay, and applications of 1st law of thermodynamics, that is refrigerator and heat engine. Okay students, चलिए thermodynamics, there are 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ मतलब 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. स्टेटमेंट क्या है देखिए इसका. इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड ऑब्जेक्ट सी, देन ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. देखिए यहाँ पर अगर 2 बॉडीज है ए एंड बी, ओके, एंड थर्ड बॉडी सी, राइट. तो मीनिंग क्या है यहाँ पर, इफ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड ऑब्जेक्ट सी, मतलब ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या होगा कि ए और सी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है. अब दोनों बॉडीज़ के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा बिकॉज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. मतलब यहाँ पर क्या होगा, ए एंड बी बॉडी के बीच रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट सेम होता है. ओके, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए एंड सी बॉडी इज सेम. नाउ बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, तो यहाँ पर ए बॉडी और सी बॉडी सेपरेटली थर्ड बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होगा ना, तो इसका मतलब ए एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. देखिए ए का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, सी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम. बी एंड सी इज आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ए और बी भी यहाँ पर क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, सो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट स्टूडेंट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, if some quantity of heat is supplied to a system capable of doing external work, then quantity of heat absorbed by the system is equal to the sum of increasing internal energy of system and external work done by the system. देखिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते, दैट इज डी क्यू, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इट इज़ यूटिलाइज इन 2 ways. Part of the heat absorbed is used to increase the internal energy, du denoted for internal energy, okay, and remaining energy के वजह से वहाँ पर वर्क डन होता है. देखिए यहाँ पर अगर ये हीट एब्जॉर्ब है स्टूडेंट, हीट एब्जॉर्ब, ओके, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, प्लस वर्क ऑफ एक्सपांशन, वर्क ऑफ एक्सपांशन होगा. जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बाय एनी ऑब्जेक्ट,
तो पहले उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद उसका एक्सपांशन होगा, मतलब वर्क ऑफ एक्सपांशन। ओके, सो इफ़ हीट इज़ एब्जॉर्ब, उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और वर्क ऑफ एक्सपांशन होगा। तब यहाँ पर ये पूरे फिजिकल क्वांटिटीज़ पॉजिटिव लेने हैं स्टूडेंट, दैट इज साइन कन्वेंशन। ओके, ड्यूरिंग कूलिंग क्या होता है कि हीट एनर्जी हम विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बॉडी। सो यहाँ पर DQ का मतलब होगा हीट लॉस्ट और हीट इवॉल्व। वहाँ पर टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज होगी, सो देर इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एंड एज इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी विड्रॉ फ्रॉम द बॉडी कॉम्प्रेस, ओके, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन होगा, वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट स्टूडेंट। तब वहाँ पर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये निगेटिव लेनी है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। देखिए हीट एब्जॉर्ब, ओके, हीट एब्जॉर्ब के लिए फॉर्मूले क्या क्या होंगे, देखिए यहाँ पर NCV/dt, NCV/dt, N मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड DT दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। वही एक और एक फॉर्मूला यहाँ पर DQ इज इक्वल टू NCP/dt, ओके, वेयर CP इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये देन इंटरनल एनर्जी DW, इंटरनल एनर्जी दैट इज रिलेटेड टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पर ये रिलेटेड है। ओके, और वर्क डन के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, P/dV, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये इसका मीनिंग है। नाउ अगर किसी सिस्टम का प्रेशर चेंज हो जाता है या फिर वॉल्यूम चेंज हो जाता है या टेम्परेचर, ओके, तो वहाँ पर दैट सिस्टम इज सेड टू बी अंडरगोज इन थर्मोडायनामिकल स्टेट। तो वहाँ पर थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर मेन फार्मूलेज यहाँ पर लिखे, ओके, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके, देखिए इसका मीनिंग क्या होगा आइसोकोरिक का, आइसोकोरिक की डेफिनेशन क्या है या फिर उसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर एंड टेम्परेचर में वेरी, ओके, सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा, एंड वर्क डन भी जीरो होगा। वाई, बिकॉज देखिए ये अब रिलेशन याद रखना है आपको, DW इज इक्वल टू P/dV। देखिए चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, मतलब वर्क डन भी यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेसेस। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखिए PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये होता है ना, तो V कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या फिर हम कंपेरेटिव फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम अलोंग x एक्सिस एंड प्रेशर अलोंग y एक्सिस हम लेते हैं, सो दिस इज नोन एज PV ग्राफ। एज प्रेशर इंक्रीजेस, ओके, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, सो दैट ग्राफ इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, बिकॉज वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट स्टूडेंट, राइट। तो इसका स्लोप क्या आता है, देखिए स्लोप हमेशा क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू dy/dt, मतलब चेंज अलॉन्ग y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलॉन्ग x एक्सिस, सो dP/dV। ओके, dP/dV, देखिए अलॉन्ग प्रेशर एक्सिस प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन अलॉन्ग वॉल्यूम एक्सिस वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सो dV की वैल्यू जीरो है, dP/0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखिए आइसोकोरिक में प्रेशर वॉल्यूम कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा इन्फिनिटी होता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। अब यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वर्क डन देखिए P/dV, तो वर्क डन जीरो होगा। ओके, तो अब इस इक्वेशन में देखिए DW की वैल्यू जीरो होगी, सो DQ इज इक्वल टू DU, DQ इज इक्वल टू DU। ओके, और यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे फिर,
एन सी वी डी टी। देखिए सी वी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट ना, ओके, तो इसलिए ये इतनी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। नो, वर्क डन जीरो है, मतलब डी क्यू इज इक्वल टू डी यू रेस्टोरेंट, तो जितनी भी हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी दैट इज टोटली यूज्ड फॉर इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। देखिए डी यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, तो जितनी भी हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी दैट्स वाई इट इज टोटली यूज्ड फॉर द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, नो वर्क इज डन। देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पर हम एक सिलेंडर है, ओके, कंसिडर अ सिलेंडर एंड देयर इज वन पिस्टन, सपोज यहाँ पर ये पिस्टन है, ओके, और इसके अंदर गैस n मोल ऑफ गैस एंड दैट पिस्टन इज फिक्स्ड पिस्टन, ओके। तो अगर इसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट डी क्यू इज इक्वल, तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन पिस्टन फिक्स होने के कारण इसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, ओके, प्रेशर में इंक्रीज बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा, तो टोटल जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट्स वाई इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस रेस्टोरेंट। नो, सेकंड आइसोबैरिक प्रोसेस। Now isobaric process is that thermodynamical process in which pressure is kept constant. प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए यही एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पिस्टन कैसे होगा, मूवेबल होगा स्टूडेंट। देखिए अगर यहाँ पर मूवेबल पिस्टन हम कंसिडर करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, प्रेशर इनिशियली इंक्रीज होगा, नो दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द पिस्टन, उसके वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाएगा, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। तो प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन प्रेशर जीरो है। नो, अब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। देखिए आइसोबैरिक इज द थर्मोडायनामिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, बट इन दैट प्रोसेस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में चेंजेस, ओके। तो यहाँ पर देखिए P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P कांस्टेंट अगर लेते हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए कंपैरेटिव फार्मूला क्या होगा फिर, V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ओके। नो, वर्क डन क्या होगा, फार्मूला देखिए यही फार्मूला यहाँ पर लिखा है, dW इज इक्वल टू PdV, ओके, दैट इज इंटीग्रेशन PdV फ्रॉम V1 टू V2, ये लिमिट है, और P इन ब्रैकेट चेंज इन वॉल्यूम मतलब V2 माइनस V1 रेस्टोरेंट। नो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसका इक्वेशन क्या होगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ओके, dq इज इक्वल टू du प्लस dw मतलब pdv, ये फॉर्मूला यहाँ पर होगा। नो, अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या होगा, n Cp इंटू dt, number of mole specific heat capacity at constant pressure into change in temperature is equal to du, मतलब at constant volume। देखिए यहाँ पर du और dq की वैल्यू सेम है ना, तो ये फार्मूला होगा du के लिए n Cv dt प्लस r dt, राइट। देखिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, अगर यहाँ पर हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, वही वॉल्यूम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड प्रेशर अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर रिमेन सेम बट वॉल्यूम में इंक्रीज डिक्रीज। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, राइट। तो इसका जो स्लोप होता है PV ग्राफ का स्लोप इन आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अलॉन्ग चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा, 0 अपॉन dV, दैट मीन्स 0 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस में, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में PV ग्राफ का स्लोप हमेशा 0 होता है, ओके, और ये इक्वेशंस आप याद रखिए स्टूडेंट। नाउ अब देखिए यहाँ पर n, देखिए dt कॉमन निकल कर इस dt के साथ कैंसिल होगा, तो n Cp इज इक्वल टू n Cv, ओके, Cv प्लस R,
Now for 1 mole of gas n is equal to 1, तो Cp is equal to Cv plus R. That means Cp minus Cv is equal to R. This is Mayer's relation. Okay. Now third one is isothermal process. अब isothermal process मतलब क्या होता है कि thermodynamical process that takes place at constant temperature in which pressure and volume में changes. देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर को रिलेटेड बिकॉज टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी जैसे चेंज होगी वैसा टेम्परेचर उस सिस्टम का चेंज होगा. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डी टी इज इक्वल 0, दैट मीन्स डी यू इज इक्वल टू 0. देखिए डी यू एंड डी टी आर को रिलेटेड. अगर वहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम. तो इफ डी टी इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी. ओके स्टूडेंट. अब टी कांस्टेंट है मतलब यहाँ पर देखिए टी कांस्टेंट है मतलब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा. ओके. नो अगर हम पी वी ग्राफ यहाँ पर निकालते हैं, ओके, तो दिस इज इनिशियल thermodynamical state of the system P1 V1. Now it undergoes some changes and final thermodynamical state is P2 V2. Okay, final pressure volume P2 V2, initial pressure volume P1 V1. देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है इसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे. तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा या फिर पैरेलल किसी एक्सिस को भी नहीं होगा. तो दिस इज कर्व ग्राफ. ओके, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाते हैं यहाँ पर. तो प्रोडक्ट पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो इससे फिर कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा देखिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ओके. देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है मतलब हर एक पॉइंट पर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन सेम. देखिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है. ओके, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सच दैट द प्रोडक्ट पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके. नाउ इस ग्राफ का जो स्लोप होता है स्टूडेंट, स्लोप देखिए डी पी बाई डी वी इट इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी होता है, माइनस पी बाई वी. बिकॉज इस ग्राफ का और कर्व का जो स्लोप होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा ना, इस तरह से ऐसे. तो दैट कर्व और दैट स्लोप इज नेगेटिव, सो इट इज़ माइनस पी बाई वी. तो इसलिए यहाँ पर स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस पी बाई वी. आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी ग्राफ का जो स्लोप होता है माइनस पी बाई वी होता है. ओके. नाउ अब यहाँ पर वर्क डन क्या होगा देखिए, वर्क डन के लिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन V1 टू V2. ओके, मतलब इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, V1 टू V2 एन आर टी बाई वी इंटू डी वी. देखिए फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी. ओके, पी इंटू डी वी. अब देखिए यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, राइट. तो यहाँ पर पी को रिप्लेस करेंगे हम. देखिए पी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये वी इधर आएगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी. देखिए यहाँ पर एन आर टी बाई वी पी के जगह पर लिखा है इंटू डी वी. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूलेज मिलते हैं हमें. ओके, दैट इज देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस होगा, उसका एक्सपोनेंशियल बेस अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है 2.303. तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2 बाई V1. ओके, ये फॉर्मूला है. नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या होगा, W दैट इज वर्क डन इज इक्वल 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ P1 बाई P2. देखिए यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या होगा V2 बाई V1. तो V2 बाई V1 इज रिप्लेस बाय P1 बाई P2. बाकी फॉर्मूलेज सेम है यहाँ पर, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन क्या होगा देखिए यहाँ पर डी यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में. तो यहाँ पर डी यू की वैल्यू 0 रखनी होगी. तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू. ये इसका मीनिंग होता है. ओके, जैसे एग्जांपल देखिए इस प्रोसेस का, मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग प्रोसेस. मेल्टिंग बॉइलिंग प्रोसेस पर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए सपोज यहाँ पर सॉलिड है, ओके,
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट के दौरान टेम्परेचर इन थर्मामीटर मीन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है एंड मेल्टिंग प्रोसेस होती है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट इंक्रीज। ओके, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी टोटली यूज्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब वर्क डन के लिए यूटिलाइज होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है। ओके, दैट्स वाई इट इज dq इज इक्वल टू dw। नाउ नंबर 4, एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process, that is the thermodynamical process in which there is no heat exchange takes place between system and surrounding to system, मतलब heat exchange नहीं होती। देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, इन तीनों थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व होती है। ओके, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम टू सराउंडिंग टू सिस्टम हीट एक्सचेंज नहीं होती है। सो dq इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर इसकी कंडीशन है स्टूडेंट, dq इज इक्वल टू 0, मतलब हीट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी या फिर इवॉल्व भी नहीं होगी। सो dq इज इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq की वैल्यू जब 0 होती है अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 इज इक्वल टू du प्लस dw। ओके, और du इज इक्वल टू माइनस dw या फिर dw इज इक्वल टू माइनस du। देखिए, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन होगा, माइनस dw है ना। अगर वर्क ऑफ एक्सपांशन होता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर फॉल इन टेम्परेचर होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। देखिए, सपोज यहाँ पर एक सिलेंडर है, ओके, एक सिलेंडर है और एक पिस्टन यहाँ पर, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, पूरी आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी फ्रॉम सिलेंडर टू सराउंडिंग टू सिलेंडर। नो, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पिस्टन सडनली मूव्स इनवर्ड, पिस्टन अगर मूव करते हैं इनवर्ड, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, उसके कारण क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। देखिए, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीजेस, मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस मतलब निगेटिव वर्क डन। ओके, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, और टेम्परेचर इंक्रीजेस मतलब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। उसी तरह से अगर यहाँ पर क्या करेंगे हम कि पिस्टन को यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे सडनली, तो इसका वॉल्यूम सडनली इंक्रीज होगा, प्रेशर सडनली डाउन होगा, तो इंटरनल एनर्जी वहाँ पर डिक्रीज होती है। वर्क ऑफ एक्सपांशन अगर करते हैं तो फॉल इन टेम्परेचर होता है, दैट्स वाई dw इज इक्वल टू माइनस du। सो दिस टाइप ऑफ सडन चेंज, that is the examples of adiabatic thermodynamical process। ओके, अब देखिए यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT, बिकॉज अगर हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं स्टूडेंट वर्क डन करके, ओके, तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों चेंज होते हैं यहाँ पर। तब यहाँ पर अगर PV ग्राफ निकालते हैं तो इस तरह से होगा। ओके, देखिए दोनों में कर्व सेम है, यहाँ पर भी निगेटिव होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होता है। देखिए स्लोप क्या होगा, dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस ग्यामा p बाई वी, माइनस ग्यामा p बाई वी। देखिए यहाँ पर माइनस p बाई वी है, तो यहाँ पर माइनस ग्यामा टाइम्स p बाई वी, और ग्यामा मतलब स्पेसिफिक हीट रेशो। जैसे हमें पता है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.67 होता है, डायटोमिक गैस के लिए 1.41, ओके, एंड ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 1.33। तो जनरली एयर या फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर एग्जांपल लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1.4 टाइम्स ज़्यादा होगा स्लोप इससे। ओके, तो माइनस ग्यामा टाइम्स p बाई वी होता है, ये इसका स्लोप होता है स्टूडेंट। नाउ अब इसके अंदर देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम लिमिट v1 टू v2, दैट कैन बी रिटन एज प्रेशर इन ब्रैकेट v2 माइनस v1, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ओके, देखिए यहाँ पर थर्मोडायनामिकल स्टेट इनिशियल क्या होगी, P1 V1 T1, फाइनल थर्मोडायनामिकल स्टेट P2 V2 T2, राइट। लेकिन इसका स्लोप आइसोथर्मल स्लोप से ज़्यादा होता है स्टूडेंट। कितना टाइम ज़्यादा होता है, ग्यामा टाइम्स। ओके, नो वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, और अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो 1 अपॉन ग्यामा माइनस 1, ओके, इन ब्रैकेट
P1V1 माइनस P2V2, ये प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में है। नाउ W इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इन ब्रैकेट T1 माइनस T2। देखिए P1V1 को क्या लिखेंगे हम, NRT1, P2V2 को क्या लिखेंगे, NRT2। तो ये वैल्यूज यहाँ पर रखने के बाद NR कॉमन निकलेगा, T1 माइनस T2, राइट। और यहाँ पर गामा का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रेशो। ओके, नाउ देखिए जैसे यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ओके, यहाँ पर क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देन आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। वैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में आइडिया गैस इक्वेशंस क्या होंगे, देखिए फर्स्ट यहाँ पर इस 3 इक्वेशंस यहाँ पर। फर्स्ट देखिए PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, ये एक रिलेशन है। उसके बाद टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन क्या होगा, T V रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, एंड T रेस टू गामा P रेस टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूलेज है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड MCQs आ सकते हैं, तो ये इक्वेशंस आपको याद रखने होंगे, राइट। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन है। यहाँ पर 2 एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हीट इंजन एंड हीट पंप। तो फर्स्ट हीट इंजन, ओके, हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज़ हॉट सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक। हॉट सोर्स मतलब दिस इज़ द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ओके, एंड दिस एक्ट्स एज अ हॉट सोर्स, टेम्परेचर T1। वर्किंग सब्सटेंस, ओके, एंड सिंक, सिंक मतलब दैट इज़ द कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जांपल T2। अब यहाँ पर क्या होता है कि वर्किंग सब्सटेंस और उसके अराउंड ये सराउंडिंग होता है। तो वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर क्या करता है कि हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द हॉट सोर्स। लेट Q1 हीट इज एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द हॉट सोर्स, ओके। नाउ इतनी हीट एनर्जी वर्किंग सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की है। नाउ दैट एनर्जी इज यूटिलाइज इन 2 वेज, ओके। Some part of heat energy is used to perform the work on the surrounding, मतलब work done by system on surrounding, so this is work of expansion होता है, okay, and remaining part of heat is given to the sink। मतलब यहाँ पर total heat energy कितनी एब्जॉर्ब हुई है, Q1, okay। Suppose यहाँ पर 100 जूल heat energy एब्जॉर्ब होगी, and for example 40 जूल वर्क हुआ है यहाँ पर, ओके, एंड Q2 अमाउंट कितनी होगी फिर अब 60 जूल। तो 40 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 100। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, यहाँ पर इक्वेशन लिखा है, ओके। जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वर्क डन होगा उसमें, और रिमेनिंग हीट एनर्जी गिवन टू द सिंक। देयर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंक इन हीट इंजन, ओके स्टूडेंट। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है कि वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट अमाउंट Q1 फ्रॉम द हॉट सोर्स, वर्क ऑफ एक्सपांशन यहाँ पर होता है, एंड रिमेनिंग हीट एनर्जी गिवन टू द सिंक। देखिए जैसे हीट इंजन मतलब पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन होता है, राइट। देखिए यहाँ पर एक होता है, एक सिलेंडर होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक पिस्टन होता है, देखिए दिस इज़ द पिस्टन, एंड एक इनलेट होता है जिससे यहाँ पर फ्यूल आता है स्टूडेंट, पेट्रोल हो या फिर डीजल। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन का एक ब्रीफली हम यहाँ पर वर्किंग डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ दिस इज पिस्टन एंड इट इज़ कनेक्टेड टू व्हील, ये व्हील को कनेक्टेड होता है। नाउ जैसे एक ड्रॉप आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होती है, उसके वजह से क्या होता है कि ये फ्यूल ड्रॉप बर्स्ट होता है, ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस। इसके वजह से क्या होता है कि ये पिस्टन मूव्स आउटवर्ड होता है, पिस्टन आउटवर्ड मूव होता है, मतलब वर्क ऑफ एक्सपांशन होता है, वर्क ऑफ एक्सपांशन, एंड रिमेनिंग हीट एनर्जी इज गिवन दैट इज Q2। यहाँ पर वर्क डन होगा W, वर्क ऑफ एक्सपांशन, ओके, और यहाँ पर टोटल हीट एनर्जी कितनी जनरेट होगी, Q1। नाउ वर्क डन होगा, नाउ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिंक। तो यहाँ पर सिंक मतलब क्या होता है, साइलेंसर होता है स्टूडेंट इन सच सिस्टम, ओके। तो इस तरह से इसका वर्किंग चलता है, राइट। अब इसकी जो इफ़िशियंसी होती है
व्हाट इज इफिशियंसी, दैट इज वर्क एबिलिटी ऑफ द हीट इंजन। उसके लिए फॉर्मूला है ईटा, दैट इज इफिशियंसी, इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट सोर्स, W बाय Q1। ओके, देखिए ये एक फॉर्मूला है। या फिर फ्रॉम दिस इक्वेशन W के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q1 माइनस Q2। ओके, तो W की जगह पर Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। या फिर Q1 डिनोमिनेटर सेपरेट कीजिए, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। देखिए हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो 1 माइनस T2 बाई T1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन निकालने के लिए। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी होती है अबाउट 26%। ओके, एंड डीजल इंजन की इफिशियंसी होती है अबाउट 46%। मतलब इफिशियंसी किस इंजन की ज़्यादा होती है, डीजल इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। और जो स्टीम इंजन होता है स्टूडेंट, जिसके अंदर वाटर स्टीम यूज़ की जाती है, ओके, तो उसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, अबाउट 18 to 20%। मतलब हीट इंजन जो होता है, स्टीम हीट इंजन, ओके, 18% to 20% के करीब होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीट इंजन, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पर नेचुरली एक लिमिटेशन है। हम हीट इंजन की इफ़िशियंसी जो होती है नेचुरली रेंज कितनी है, 40% to 60%। ओके, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है स्टूडेंट। लेकिन हम एक्चुअल में 55% से ज़्यादा इफ़िशियंसी हीट इंजन की इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ये नेचुरल यहाँ पर लिमिटेशंस हैं। ओके, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। देखिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, It is impossible for an engine working between a cyclic process to extract heat from a reservoir, that is hot reservoir, and convert completely into work. That means 100% conversion of heat into work is impossible. मतलब यहाँ पर क्या होता है कि work can be completely converted into heat energy, but in reverse heat cannot be completely converted into mechanical work. तो यहाँ पर ये लिमिट है नेचुरली कि हम इस हीट इंजन मतलब हीट इंजन द्वारा हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द हॉट सोर्स, तो टोटल 100 जूल हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में नहीं कर सकते हम। तो ये नेचुरल लिमिटेशन है स्टूडेंट। ओके, नाउ सेकंड एप्लीकेशन है हीट पंप, दैट इज रेफ्रिजरेटर। इसका एग्जांपल जैसे इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो हीट पंप मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हीट इंजन का वर्किंग आपको समझ में आ गया। हीट इंजन मतलब हॉट सोर्स से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वर्क ऑफ एक्सपांशन ऑन द सराउंडिंग एंड रिमेनिंग हीट इज गिवन टू द सिंक, मतलब कोल्ड बॉडी। हीट पंप में वर्किंग उसका उल्टा होता है। हीट पंप में क्या होता है कि जो कोल्ड बॉडी वहाँ से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट कर ली जाती है, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। ओके, एंड वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन होता है, जो टोटल हीट होगी यहाँ पर ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन हीट एनर्जी भी इवॉल्व होगी ना, तो दोनों हीट एनर्जी टोटल हीट एनर्जी गिवन टू द हॉट सोर्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हुए उसको कहाँ पर दी जा रही है, हॉट सोर्स। तो ये नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है। देखिए नेचुरली क्या होता है, हीट इंजन मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी फ्लो होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा रही है और उसको कहाँ फ्लो किया जा रहा है, टू द हॉट सोर्स। ओके, अगेंस्ट द नेचुरल प्रोसेस। लेकिन ये नेचुरल तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए फिर एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब जैसे देखिए रेफ्रिजरेटर के अंदर हम एक्सटर्नल एजेंसी कौन सी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, तो ये प्रोसेस करने के लिए। ओके, देखिए हीट पंप यहाँ पर क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस तीनों पार्ट वैसे हॉट सोर्स जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जनरली रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंप्रेसर होता है दैट एक्ट्स एज हॉट सोर्स। ओके, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक कोल्ड बॉडी या लो टेम्परेचर। देखिए रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हम फूड ड्रिंक्स रखते हैं, ओके, तो दैट एक्ट्स एज सिंक। एंड वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है वहाँ पर, तो रेफ्रिजरेटर की जो पूरी बॉडी होती है वहाँ पर एक पाइप
सर्कुलेटिंग होता है, ओके, जिसका एक पॉइंट कहाँ पर होता है, कंप्रेसर, ओके। तो एक्चुअल क्या होता है कि कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करता है, CFC गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस कंप्रेस करता है, ओके। अब गैस कंप्रेस होने के बाद उसकी टेंडेंसी क्या होती है, टू एक्सपांड, टू बिकम नॉर्मल। तो कंप्रेस्ड गैस क्या करता है कि उस ट्यूब के द्वारा सर्कुलेट की जाती है, ओके। फिर सर्कुलेट के दौरान वो कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है एंड बिकम्स नॉर्मल। अब नॉर्मल गैस जो है CFC वो फिर से कंप्रेसर के बाद आता है, उसको हीट एनर्जी गिवन आउट करता है, मतलब हीट एनर्जी गिवन आउट टू द हॉट सोर्स कंप्रेसर उस गैस को फिर से कंप्रेस करता है, फिर से वो गैस सर्कुलेटिंग होता है थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर बॉडी, जो अंदर फूड आइटम्स या फिर ड्रिंक्स रखे होते हैं उसमें से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर देता है, ओके। और जो पूरी हीट एनर्जी है दैट इज़ गिवन टू कंप्रेसर। तो ये इस तरह से वर्किंग चलता है। देखिए, वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट हीट Q2 फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट एनर्जी इवॉल्व होती है ना, तो ये ड्यूरिंग कंप्रेशन जो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, फॉर एग्जांपल 40 जूल हीट एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग कंप्रेशन, ओके, एंड 60 जूल हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। तो टोटल कितनी हीट एनर्जी हो गई, 60 + 40 दैट इज 100। तो ये 100 जूल हीट एनर्जी गिवन टू हॉट सोर्स, ओके। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर भी देखिए यही इक्वेशन लिखेंगे हम, ये Q1 100 इज इक्वल टू 40 + 60 दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2 + W, राइट। देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप के अंदर। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा, इट इज इक्वल टू द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंक टू द वर्क ऑफ कंप्रेशन, मतलब Q2/W रेशियो, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ओके। Q2 डिवाइडेड बाय, अब W के लिए यहाँ से लिख सकते हैं ना हम Q1 - Q2, ओके। एंड हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसलिए ये फार्मूला होगा T2/T1 - T2, ओके। तो एक कैपिटल T है देखिए यहाँ पर, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आपको MCQ के अंदर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर गिवन है तो वहाँ पर पहले उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना होगा बाय एडिंग 273, ओके। तो इससे रिलेटेड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, दैट इज नोन एज क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखिए, इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड, मतलब विदाउट हेल्प बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रिजर्वर, मतलब किसी वर्किंग सब्सटेंस के लिए पॉसिबल नहीं है कि हीट एनर्जी टू ट्रांसफ़र फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉटर बॉडी, ये नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट है। अब ये ऐसा प्रोसेस अगर करना है, मतलब टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड गिवन टू द हॉट बॉडी, तो इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी लगेगी, एक्सटर्नल एजेंसी लगेगी, दैट इज़ फॉर एग्जांपल इन रेफ्रिजरेटर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं ना, यस। इन अदर वर्ड्स heat itself cannot flow from colder to hotter body, okay students। तो efficiency of heat engine ये फार्मूला याद रखिए और coefficient of performance के लिए ये फार्मूला याद रखिए, ओके, राइट।